हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मिलवाऊंगा कोमल जैन से, जिनकी सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 है। ऑल इंडिया रैंक 1 इसे बोलने के बाद ये बताना ही नहीं पड़ता कि कितनी मेहनत की होगी, कितने एफर्ट दिए होंगे और क्या जज्बा रहा होगा इनका एग्जाम के लेकर भी प्रिपरेशन करनी है। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और इनसे सब वो बातें निकलवा लेंगे जिनके बेस पर इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। सारे वो तरीके, वो स्ट्रेटेजीज, वो प्लानिंग, एक मेंटल स्टेटस, अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक ऑल इंडिया रैंक 1 अपने आप को प्रिपेयर करता है। मतलब ये एक विनर है, तो ये आपको वो चीज बता सकते हैं जो उन्होंने एक्चुअल में की है और जिससे रिजल्ट आया है। प्रैक्टिकली करने के बाद रिजल्ट आया है तो उसको करने में आपको बहुत फायदा होगा। तो इनकी कही गई एक एक बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसको जितना आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे जितने अच्छे से, तो आप भी एक दिन ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आएंगे। सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा आपकी ऑल इंडिया रैंक 1। और आपने जिंदगी में एक माइलस्टोन मतलब क्रिएट कर दिया आपने कि रैंक 1, अपनी फैमिली से फर्स्ट सीए हैं आप। आपकी जर्नी कैसी रही, आपने कैसे किया फाउंडेशन, पीसीसी में भी इनकी रैंक थी, ये रैंकर मटेरियल तो बचपन से ही रही है। तो एक पूरा बताइए आपने कैसे किया, क्या किया और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। हाँ, तो सर सीए करना मतलब ऐसे स्कूल टाइम से काफी था ऐसे दिमाग में, क्योंकि मेरे फादर है वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो काफी सीए कोर्स जैसे काफी अपीलिंग लगता था। फिर बाद में जब टाइम आया चूज करने का, तब काफी रिसर्च किया और रियलाइज किया कि ये कोर्स है जो बहुत ज्यादा ब्रॉड है और काफी सारे फील्ड्स में आपको नॉलेज मिलता है। तो उसी फोकस से 12th स्टैंडर्ड जैसे पास किया, उसके बाद सीपीटी दे दिया था। सीपीटी में मेरा स्कोर था 186 on 200, तो वो काफी, मेरा फर्स्ट स्टेप तो काफी अच्छा था। तो नेक्स्ट फिर आईपीसीसी की प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, और मतलब कोई सीए था नहीं और ज्यादा कोई मुझे पता भी नहीं था जो रैंक होल्डर्स है, मतलब फ्रेंड्स में से या फैमिली क्लोज सर्कल्स में से। तो मुझे बेसिकली नहीं पता था कि रैंक कैसे आती है। तो मेरा बस फोकस यही था कि मुझे अपना बेस्ट देना है हर तरह से। तो मैंने काफी लोगों से बात किया, गाइडेंस लिया जितना पॉसिबल हो सकता था और अपना बेस्ट दिया। बट जब आईपीसीसी में ऑल इंडिया रैंक 4 आई, तब ऐसा लगा कि मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा हो गया, क्योंकि इतना तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था और बिल्कुल भी दिमाग में भी नहीं था उस टाइम की रैंक वगैरह आ सकती है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो सेट हो गया था, और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में वो पोटेंशियल है और मुझे अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो वहां से फिर आर्टिकलशिप की थी केपीएमजी के साथ 2 years टैक्स डिपार्टमेंट में, और फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी कैडबरी इंडिया के साथ 1 year फाइनेंस में। ओरिजिनली तो अटेम्प्ट था मई 2020, पर वो मल्टीपल पोस्टपोनमेंट्स के बाद फाइनली नवंबर 2020 में हुआ अटेम्प्ट, और फिर ऑल इंडिया रैंक 1 आई है अभी फाइनल्स में। आपको आईपीसीसी में रियलाइज हो गया कि आप रैंकर मटेरियल तो है ही। मतलब तभी, हाँ समझ, तभी तो नहीं पता था, बट वो आया तो रियलाइज हुआ कि मैं कर सकती हूँ, मतलब और जेन्युइनली एफर्ट डाल के हो सकता है मेरे से भी। आपने आर्टिकलशिप भी केपीएमजी से की है और आपने इंडस्ट्रियल भी की है, ट्रेनिंग वो भी किया आपने, कैडबरी से की है। तो आपने मतलब कैडबरी। आर्टिकलशिप प्लस स्टडी दोनों अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेज किया। ये कैसे किया आपने मैनेज, कि भाई सुबह पढ़ना है, रात में पढ़ना है, या संडे पढ़ना है, कैसे? स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा वहां पर तो आर्टिकलशिप में, और केपीएमजी में तो वर्कलोड काफी रहेगा आपके ऊपर, टारगेट्स रहेंगे आपके ऊपर, तो कैसे मैनेज किया? तो मतलब स्टार्टिंग में जैसे आईपीसीसी का रिजल्ट आया, तो मैंने नेक्स्ट 6 months में कोचिंग ज्वाइन कर लिया था सीए फाइनल के लिए। तो मेरा मतलब वो इंटेंशन था कि स्टार्टिंग के 2 years तक तो मैं कोचिंग क्लास एकदम रिलीजियसली अटेंड करूँ, वो ही मेरा इंटेंशन था। तो घर आके तो तब नहीं पढ़ते थे, काम वहां पे थोड़ा फोकस किया स्टार्टिंग के 2 years। सिर्फ वो इंश्योर किया कि कोचिंग क्लासेस बंक नहीं करना है बिल्कुल भी। तो वो अटेंड किए, सारा अंडरस्टैंडिंग वगैरह अच्छे से ले लिया। फिर डिसाइड किया कि जब स्टडी लीव होगा उसके एटलीस्ट 4-5 months पहले थोड़ा थोड़ा वो मोमेंटम बिल्ड करना स्टार्ट करना है। तो तभी मैंने इंश्योर किया कि कितना भी वर्क प्रेशर हो, थोड़ा सपोर्ट के लिए बोला टीम को भी कि अभी एग्जाम्स है सर पे, तो थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे करके उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया और टाइमिंग्स थोड़ा मैनेज किया कि घर जाके भी टाइम मिले मुझे पढ़ने के लिए। तो तभी मैं ऑफिस से आके इंश्योर करती थी कि 2-3 hours एटलीस्ट रोज डिसिप्लिन से बैठूं और वो मोमेंटम बिल्ड करूं,
क्योंकि स्टडी लीव पे जाके तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकते 12-13 घंटा पढ़ना, तो वो बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैंने स्टार्ट किया काफी, तो वो एक बार स्टार्ट हो गया, फिर स्टडी लीव में जो प्रेपरेशन की है वैसे ही, तो इस तरह से वो मैनेज किया। अच्छा, पहले आपने लीव लेने से पहले अपने को मतलब तैयार किया मोमेंटम कि भाई स्टडी पैटर्न में तो आए अपन, लीव ले लिया, हाँ आपको पता लगा कि आप मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, या फिर लग रहा है कि थोड़ा रिलैक्स कर लो। राइट। हाँ, तो वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है काफी, वो मोमेंटम सेट करना। डिसिप्लिन के साथ एटलीस्ट 2 आवर्स भी आप रोज करोगे तो वो बिल्ड हो जाएगा ग्रेजुअली। आपने आर्टिकलशिप में प्रॉपर आर्टिकलशिप की, और शाम के वक्त आपने 2-3 घंटे रोज दी है स्टडी, कोचिंग पूरे करने के पर्पज की, भाई कोचिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं अपन। राइट, कोचिंग भी चल रही थी, पर कोचिंग मॉर्निंग में होती थी 7 to 10 आर्टिकलशिप के पहले, तो वो चलता ही रहता था। बट थोड़े 4-5 मंथ्स पहले शाम को आके भी रोज 2 आवर्स देना स्टार्ट किया। फिर आखिरी में आपने रिवीजन किया घर पे आखिरी हाँ, में? मतलब स्टडी लीव अच्छे से प्लान किया। और कितने महीने की लीव मिली आपको आर्टिकलशिप से? मुझे मिली थी, मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी, तो मुझे मिली थी 3.5 to 4 मंथ्स के बीच में। मतलब मैक्सिमम 4 मंथ मान सकते हैं, क्योंकि 4 महीने की आपकी हाँ, लीव है। 4 मंथ। तो उस टाइम पे आपने सिर्फ रिवीजन किया? नहीं, वैसा नहीं था। तो मतलब जो फर्स्ट रीडिंग था वो उसमें टाइम लगता है काफी, क्योंकि एग्जॉस्टिवली करना पड़ता है हर सब्जेक्ट को। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था स्टडी लीव के थोड़ा पहले ही, तो कुछ सब्जेक्ट्स हो गए थे, कुछ कुछ बचे हुए भी थे। तो मैंने स्टडी लीव पे जाने से पहले ही प्रॉपर बहुत ऐसे डिटेल प्लान बनाया कि मुझे ये 4 मंथ्स को किस तरह से प्लान करना है। तो उसमें मेरी फर्स्ट रीडिंग कब तक खत्म होनी चाहिए, फिर फर्स्ट रिविजन कब होना चाहिए, और एक लास्ट फाइनल रिविजन कब होना चाहिए। तो ये मेरा इंटेंशन था कि एक रीड एग्जॉस्टिवली करना है, एक रिविजन करना है, और एक तो ऐसा करना है कि एग्जाम को सिमुलेट करना है, मतलब एग्जाम में जो 1.5-2 दिन मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें ही मैं एक बार अपना सब्जेक्ट सारे 2 डेज में कवर करूं, ताकि मुझे पता हो कि वो 1.5-2 डेज में मुझे कैसे अप्रोच करना है। तो इस तरह से प्लान किया था पूरा स्टडी लीव, तो एक रीडिंग और 2 रिविजन। तो मतलब 4 महीने आपने प्रॉपर प्लानिंग की कि पहला रीडिंग कब तक खत्म होना चाहिए। हाँ, तो बहुत बेस्ट तरीके से प्लानिंग की आपने। तो प्लानिंग आपने डिटेल में की थी कि भाई अपने को सब्जेक्ट वाइज इतने दिन में ये खत्म होना चाहिए, फिर ये खत्म होना चाहिए, फिर ऐसे रिवाइज करेंगे? राइट। तो मेरा कैसा था स्ट्रैटेजी कि मैं एक साथ एक ही सब्जेक्ट करती थी, मतलब एक बार में एक ही सब्जेक्ट। तो मैं, ताकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा इंटर रिलेट करना पड़ता है काफी चीजों को एक सब्जेक्ट के अंदर, और वो सब्जेक्ट को पूरी तरह से आप खत्म कर सकते हो उतने टाइम में। तो मैं उसी तरह से प्लान करती थी कि सीक्वेंस डिसाइड करती थी और हर सब्जेक्ट को नंबर ऑफ डेज अलॉट करती थी। तो वही इंटेंशन था कि इतने दिन में ये सब्जेक्ट तो हो ही जाना चाहिए। तो ऐसे करके पूरा मैंने एक डिटेल प्लान बनाया कि कितने दिन लगेंगे कितने सब्जेक्ट्स को, और फर्स्ट रीड को कितना टाइम लगेगा, सिमिलरली कितने डेज लगेंगे रिविजन के लिए, और तो वो डेज का प्लानिंग एकदम प्रॉपर्ली किया था कि, और ट्राई किया कि उसको मैं एकदम फॉलो करूँ तो मेरा हो ही जाएगा सिलेबस उतने टाइम में। तो आपने बिल्कुल ये करा कि एक दिन में एक ही पेपर करना है अपने, उसके बाद फिर आगे पढ़ना है। हाँ हाँ, मतलब ये डिफर हो सकता है सब पे, पर मैं यूजुअली प्रेफर करती थी कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट करो। ओके, तो फिर आपका ऐसा तो रहा नहीं कोई एक दिन में 2 करना है, या फिर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि भाई पहले थ्योरी करना है? कुछ होता ना कि भाई थ्योरी कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल करें, इसमें अपने को ज्यादा अच्छा लगता है, कौन अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा पकड़े अपनी? मतलब मैंने मेरा वो इंटेंशन था कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस या कम प्रेफरेंस नहीं देना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सबको बैलेंस करना है तो ही अच्छा स्कोर हो पाएगा, वरना कोई भी सब्जेक्ट वीक रह गया है तो वो पूरा बिगाड़ देगा आपके इसको। तो मतलब वैसे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा करूंगी कम करूंगी, बस वो सीक्वेंस के टाइम में इंश्योर करती थी कि एक थियोरी करूँ तो उसके बाद एक प्रैक्टिकल करूँ, तो ऑल्टरनेट अगर रहता तो थोड़ा इंटरेस्ट से बना रहता था। ओके, ये 4 महीने में तो काफी स्ट्रेस रहा होगा आपके ऊपर, क्योंकि पहली रीडिंग भी करनी है और 2 रिवीजन भी करने हैं, तो मैनेज कैसे किया आपने उस टाइम पर? मतलब कोई कोविड मतलब भी चल रहा था। हाँ, कोविड का भी चक्कर चल रहा था एक टाइम पर। हाँ, मतलब कोविड तो काफी बाद में आया, मतलब ओरिजिनली तो मार्च एंड में आई थिंक अनाउंस हुआ कि कोविड की वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन होने वाली है, तो तब तक तो मैं प्लानिंग तो सब करके ही रखी थी। तो जब भी स्ट्रेस आता था मैं यही सोचती थी कि अगर मैंने एक प्लान बनाया है और उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, और उसके हिसाब से अगर मेरी सिलेबस कवर हो रही है, तो फिर मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही फोकस रखना है कि ये प्लान को बस कैसे भी फॉलो करना है। तो वो ही था फोकस। तो कभी भी स्ट्रेस आता था तो यही सोचती थी कि अगर प्लान फॉलो हो रहा है तो फिर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो प्लानिंग आपने की कि भाई मेरे को 10 दिन में खत्म करना है सब्जेक्ट,
उसके 12 दिन लग हाँ। गए, उसे कैसे मैनेज किया फिर आपने? बाकी वाले में 2 दिन कट कर दिया? नहीं वैसा नहीं था। तो अगर मतलब बफर्स भी थोड़े रखने पड़ते हैं प्लानिंग में जब भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मन नहीं हो रहा वो दिन या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये सब चीजें के लिए भी बफर डेज रहती है प्लानिंग में कि एक दो दिन आगे पीछे हो गया तो। और मैं हमेशा ट्राई करती थी कि अगर कुछ ऐसा हो गया एक दिन तो अगले दिन उसको थोड़ा स्ट्रेच करके कवर कर लो ताकि ज्यादा बिल्ड नहीं हो जाए वो। तो आई थिंक उस तरह से अगर थोड़ा बफर रखोगे और थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेके उसको पार पे लाने की कोशिश करोगे तो हो जाता है। आपने ऐसे करके मेहनत फिर अपने एग्जाम दिया, तो जब एग्जाम देके आप निकले थे हॉल से बाहर, तो आपको मतलब ऐसा कुछ फीलिंग आ रही थी कि भाई कुछ अपने पेपर अच्छे हैं तो रैंक तो अपनी आएगी आएगी, या फिर टॉप 3 आएगी या टॉप 10 आएगी, या क्या आने वाली? नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ भी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि पेपर्स इस बार के थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स भी थे और उतने भी सिंपल नहीं थे। तो पेपर्स लिखने के बाद तो बिल्कुल भी ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे गया है पेपर्स, और काफी एम्बिग्यूटी थी। तो ये रैंक और इतना तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जब आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, एक अलग फीलिंग आपको हुई होगी, तो उस समय कैसा लगा आपको? आपने किसको बताया, कैसे किया, मूवमेंट कैसा था हाँ, मतलब? मतलब मोमेंट वही था कि एकदम एंजाइटी तो थी रिजल्ट्स के लिए। तो बस वेबसाइट्स चेक किए जा रहे थे बार बार रिजल्ट के लिए। तो उतने में सडनली प्रेसिडेंट सर का कॉल आया और उन्होंने जब ये बताया कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, काफी टाइम तक तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। और मेरे पेरेंट्स भी बाजू में ही थे और उन्होंने भी ये मोमेंट एक्सपीरियंस किया, और वो भी एकदम मेरी तरह ही बिल्कुल अनबिलीवेबल जोन में थे कि समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया। तो हमको काफी टाइम लगा रिएक्ट भी करने को ये चीज पे कि क्योंकि ये बहुत बड़ी है और ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा है जो कोई सोच सकता है। बहुत बड़ी चीज है ये। तो आपने उस मूवमेंट पर रिकॉर्ड किया क्या? आजकल रिकॉर्ड कर नहीं, लेते हैं, पॉजिटिव मोमेंट रिकॉर्ड करो इसको, ताकि वो याद बन जाती है कि याददाश्त। नहीं रिकॉर्ड, क्योंकि उस टाइम इतना तो बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि ऐसा कुछ भी कर सकता है। उसमें लगा समय एक्सेप्ट करने के अंदर कि ऑल इंडिया रैंक बना गई है, रैंक बना गई है, और रिजल्ट चेक करने से पहले पता लग गया कि रैंक बना गई। तो ये होता ना कि अब नंबर कितने, मार्क्स कितने हैं, सब्जेक्ट वाइज। हाँ, मतलब वो तो मुझे था ही कि मतलब मुझे ये खोल के देखना ही है, क्योंकि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। तो मुझे स्क्रीन पे जब मैं देखूंगी कि रैंक 1 है तभी जाके मुझे ये बिलीव होगा, तभी मैं मानूंगी कि भाई मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है। मतलब आपने काफी प्रॉपर प्लानिंग किया आपने, मतलब आर्टिकल शिफ्ट करते हुए बहुत, मतलब प्लानिंग आपने बहुत तरीके से की है। आर्टिकल शिफ्ट करते हुए सुबह कोचिंग करना, शाम को रिवीजन करना, 4 महीने पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर रिवीजन करना, डे वाइज प्लान बनाना, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करते जाना। तो प्लानिंग पे काफी आपने फोकस किया और प्रॉपर तरीके से उसको अचीव करते करते आप ऑल इंडिया रैंक पर पहुंचे। तो बिकॉज सीए फाइनल का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, तो आप अगर प्लानिंग के बिना आप ट्राई करते हो तो बीच में आप कहीं ना कहीं तो लॉस्ट हो जाओगे कि क्या आपको ट्रैक ही नहीं होगा कि कितने दिन बचे, मेरे क्या सब्जेक्ट बचे हैं, ये वो। तो प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जब आपने रिवीजन किया तो उस समय ऐसा कुछ भी किया था क्या? जैसे एक सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो किन चैप्टर्स को आपको पहले करना है, फिर किन को बाद में करना है, किन को आखिरी में करना है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेटेज? मतलब ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि मैं इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट कैटेगराइज करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी चीजें कवर करनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आप नहीं बोल सकते कि क्या इम्पोर्टेंट होगा और क्या नहीं। तो मेरा फोकस वही था कि मैं पूरा सब्जेक्ट कवर करूंगी, बट डेफिनेटली जो सीक्वेंस होता है पढ़ने का वो उस हिसाब से था कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो पहले कवर हो जाए और जो कम है वो थोड़े एंड में कवर हो जाए, बट करना सब था। तो मैं जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी तो मैं ऑर्डर डिसाइड करती थी चैप्टर्स का अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस या वेटेज। तो वो ऑर्डर फॉलो करती थी और पर इंश्योर करती थी कि पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करूं, कुछ भी छोड़ना नहीं। आपने ऐसे नहीं सोचा कि यार ये कम इम्पोर्टेंट छोड़ दो, इसको नहीं आएगा, चांसेस कम है? हर किसी को बराबर इंपॉर्टेंस है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक। क्या आपका टारगेट ये अलग था भाई रैंक लेके आनी है अपने को, कि आईपीसीसी में रैंक 4? हाँ, मतलब वो प्रेशर तो था ही, और डिजायर भी था कि मतलब आईपीसीसी में मेरी 1 मार्क्स से रैंक 3 मिस हुई थी। तो मुझे ऐसा था कि मतलब बहुत हार्डवर्क करना है और टॉप 3 में जाना है कैसे भी। तो वो डिजायर तो था ही, तो मेहनत भी उसी हिसाब से की थी। डिजायर अगर है तो मेहनत तो करेंगे फिर इस हिसाब से। बाकी कुछ और जो आप अपने हिसाब से बताना चाहें कि भाई कैसे स्टूडेंट प्लान करें, इंटर कर चुके हैं तो कैसे प्लानिंग करें, कैसे वो सब्जेक्ट को चूज करें, भाई किसकी कोचिंग पहले करनी है, और कैसे पूरा प्लान करें कि वो भी
ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए आपकी तरह? तो सब वो तो ठीक है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, ऐसा कोई हार्ड कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो फॉलो करना है, बट इम्पोर्टेंट यही है कि आपको समझ आना चाहिए कि आपको कब क्या प्रायोरिटाइज करना है। आर्टिकलशिप और पढ़ाई बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ अगर आर्टिकलशिप को इम्पोर्टेंस दिया और पढ़ाई को बैक सीट पे ले लिया तो वो भी प्रॉब्लम है, और आर्टिकलशिप नहीं करो वो भी प्रॉब्लम है। तो वो बैलेंस स्ट्राइक करना आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा वही होगा कि आप स्टार्टिंग के 2 इयर्स आर्टिकलशिप को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, बट देन जब आप थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में आते हो और जब एग्जाम्स थोड़े पास में है तो आपको पढ़ाई प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप पहले इंश्योर करो कि आपको किस तरह से ये करना है। क्लासेस मिस मत करो, बिकॉज अगर क्लासेस मिस करोगे तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप रह जाएगा, और अगर कोई कॉन्सेप्ट जो आपने अच्छे से समझा ही नहीं है तो वो एंड तक प्रॉब्लम देता है। तो कोचिंग मिस नहीं करना है, वो आप इंश्योर करो ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग वाइज आप सब अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह आपको क्लियर हो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि वो क्लियर नहीं होंगे तो पेपर्स अगर जरा भी डिफिकल्ट या आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हो तो अटेम्प्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आप सिर्फ बुक्स में जो दिया है उतना ही करके जाने का ट्राई करते हो। तो आई थिंक वो चीज बहुत सिलेक्टेड हो रहे हो तो कि भाई ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो वो भी गड़बड़ वाला मामला है। उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 तो नहीं आने वाली जब फिर उसके बाद। हाँ, मतलब कोई सिलेक्टिव में तो कहीं ना कहीं आप पेपर को पूरी तरह से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने काफी टॉपिक्स छोड़ दिया है। तो वो आई थिंक पेपर कंप्लीट करना और पूरा 100 मार्क्स का लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे स्कोर्स चाहिए तो आई थिंक वो एक पॉइंट है। थर्डली मुझे लगता है मॉक टेस्ट लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर योर एग्जाम्स, क्योंकि आपको इतनी सारी मिस्टेक्स आपको पता चल जाती है पहले ही, जो आपको शायद अगर आप फर्स्ट टाइम सीधा एग्जाम लिखते तो आपको नहीं पता चलती। तो आई थिंक जब पेपर निकल आएंगे दोबारा से। हाँ, वही तो मॉक टेस्ट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे फ्रैंकली मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, काफी सारे मेरे मिस्टेक्स, प्रेजेंटेशन पे अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ तो किस तरह से अप्रोच करना, ये सब काफी चीजें समझ आई जब मैंने मॉक टेस्ट लिखे हर पेपर के। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको 1 या 2 मॉक टेस्ट हर पेपर का लिखना ही चाहिए बिफोर द फाइनल एग्जाम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट को समराइज कैसे करते हो। जब भी आप फर्स्ट टाइम रीड करो तो आपने 7-8 डेज दिया होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और उसको डिटेल में पढ़ा होगा, बट तभी ही आपको दिमाग में ये रखना है कि मुझे अगली बार तो ये सब्जेक्ट 3-4 दिन में करना है, तो वो क्या ऐसा है जो मैं फिल्टर करूं इसमें से और जो मैं अगली बार फिर से रीड करूं। तो वो फर्स्ट रीडिंग के टाइम में वो दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चीज को 3-4 डेज के लिए समराइज करना है। तो वो एक चीज है जो बहुत इंश्योर किया था। फिर वो जो एग्जाम के पहले 1.5 डेज होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई थिंक। तो मैंने वो 1.5 डेज का जो स्केड्यूल था वो एकदम डिटेल में लिख के बनाया था कि कितने टाइम में मुझे कितना चैप्टर कवर करना है, और वो सीक्वेंस पूरा, ताकि मैं एक एग्जाम दे के आऊँ तो बस मुझे पता हो कि मुझे करना क्या है, और बिल्कुल भी यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट ना हो सोचने में कि किस तरह से अब मैं कंप्लीट करूँ अपना सिलेबस। तो वो डिटेल प्लानिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक बस वो है कि एग्जाम के टाइम में बिल्कुल काम रहना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है और देख के वो पैनिक में आपको जो आता है आप वो भी नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे अटेम्प्ट में जो एसएफएम का पेपर था वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया था। तो उसमें मैंने वही इंश्योर किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक नहीं होना है, एंड सेकेंडली ऐसे बस 1-2 क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो मुझे जनरली आते हैं और जो मुझे कॉन्फिडेंस दे सके आगे के पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो मेरा फोकस सिर्फ वो 1-2 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना था, और उसको जब मैंने ठीक से थोड़ा सॉल्व किया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो मैंने इंश्योर की उसको मैंने अप्लाई करके कैसे तो वो पेपर को कंप्लीट किया है। तो आई थिंक पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है एग्जाम के टाइम पे, और प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना है। तो आई थिंक ये सब थोड़ी चीजें हैं जो यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे मॉक टेस्ट लिखना। लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है पढ़ने के लिए तो ये कहाँ से करेंगे, बट आई थिंक वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब चीजें। तो ये सब चीजें भी अगर आप कंसिडर कर सको तो फिर अच्छा करोगे। मैंने जो आपसे बात की मुझे लगता है कि आपने प्लानिंग पे बहुत फोकस किया और डिटेल्ड प्लानिंग आपके पास थी। 1.5 दिन में क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितने टाइम में खत्म होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के लिए आपने अलग से निकालते हैं शाम में 1 घंटा या 2 घंटे की, अब इसकी प्लानिंग ऐसे करनी है बिल्कुल टॉपिक वाइज। प्लानिंग बहुत बारीक की आपने। राइट। तो मैं पहले स्टार्टिंग में तो ब्रॉड प्लान बनाती हूँ कि ठीक है इतने दिन इतने सब्जेक्ट्स करूंगी। फिर जब मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्ट करने से पहले मैं हाफ एन आवर निकाल के वो सब्जेक्ट को प्लान करती हूँ उतने डेज में। तो और एवरी डे पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट्स निकाल के वो पूरे डे की प्लानिंग करती हूँ।
तो आई मीन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एकदम उसको पहले स्ट्रक्चर कर लो कि आज का दिन कैसे होने वाला है या क्या ऑर्डर में होने वाला है। तो वो ऐसे छोटा छोटा प्लानिंग मतलब एकदम माइन्यूटली प्लान करके पढ़ती थी ताकि आपने सब प्लानिंग पे कवर बहुत हो काम जाए। किया, प्लानिंग पे बहुत काम किया आपने। और जैसे आगे फ्यूचर फिर आपका क्या क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर क्या करना चाहते हैं आप? तो जॉब में, अभी तो प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट करियर, सेक्टर? हम्म। हाँ कॉर्पोरेट करियर में ज्यादा इंटरेस्ट है, फाइनेंस प्रोफाइल्स में। तो अब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे उसमें। अच्छा, कैंपस के अंदर भी जाना होगा? हाँ कैंपस भी है अभी, ओके। उसकी तैयारी भी। तो इंटरव्यू यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं, और उन्होंने जो भी गाइडेंस दी है आपको, उसको प्रॉपरली आप समझें। और इनका जो मेन फोकस पॉइंट है प्लानिंग, ब्रॉड प्लानिंग, ब्रॉड प्लानिंग, डे वाइज 10 मिनट 5 मिनट, मतलब 1.5 दिन की प्लानिंग थी इनके पास कि ये क्या पढ़ने वाले हैं, कब पढ़ने वाले हैं, कितना टाइम लगने वाला है उसके अंदर। उसके बाद इन्होंने ये ऑल इंडिया रैंक को अचीव किया है। तो प्लानिंग पे आपको फोकस करना है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, अपना एफर्ट पूरा देना है। पेपर को देखिए, खास बात पैनिक नहीं होना है। पेपर लेंथी दिखता है, घबराना नहीं है कि भाई पेपर लेंथी आ गया अब क्या होने वाला है। वो चीजों को, जो भी बातें इन्होंने बताई हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए आपको भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इनकी तरह ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की कोशिश तो एटलीस्ट करनी ही चाहिए। वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और फ्यूचर में भगवान करे आप और सक्सेस पाएं और ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी टू। थैंक यू।